तो आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि, व्याकरण और हिंदी। यह आपके ग्रामर का पहला चैप्टर है। सबके बुक ओपन होने चाहिए एंड रफ कॉपी ऑल्सो ओपन कीजिए। भाषा, लिपि, व्याकरण और हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे आप चार चीजें देख सकते हैं। भाषा है, लिपि है, व्याकरण है और हिंदी है। मुझे जरा बताएं कि ये क्या क्या है। भाषा मतलब क्या है? लैंग्वेज। लेकिन भाषा को हम किस तरह से समझते हैं? अगर कोई पूछे हमको कि भाषा का मतलब क्या है, भाषा हम किसे कहते हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे? प्रयास। वेरी गुड। तो भाषा मतलब भाव और विचारों के आदान प्रदान को, यानी भाषा के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति को कुछ बोलते हैं तो उसी भाषा के माध्यम से या उसी भाषा का ज्ञान होने से उनसे हम कुछ सुनते भी हैं या उनके भाव को हम ग्रहण करते हैं तो कुछ हम देते भी हैं। ठीक है, तो भाव व विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। सही बात। लिपि, बैठो। रफ कॉपी में इसको लिखिए। भाव व विचारों के ठीक है। भाव व विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। भाषा के ही माध्यम से हम अपने भावनाओं को तथा जो हम विचार में लाते हैं उसको हम प्रकट करते हैं या किसी दूसरे के प्रकाश को हम ग्रहण करते हैं। आई बात समझ में? हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, भाषा कितने प्रकार की होती है? हाँ, और वो क्या क्या है? मौखिक भाषा और लिखित भाषा के रूप में दो प्रकार हम जानते हैं भाषा के। और एक भी प्रकार है लेकिन उसका प्रयोग इतना ज्यादा नहीं होता, वो थोड़ा गौण प्रकार है। वो क्या है? सांकेतिक भाषा। कि संकेत के माध्यम से हम जब कुछ प्रकट करें या हम ग्रहण करें तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जिस तरह से आप रास्ते पे जा रहे हो, वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल, सांकेतिक भाषा। बच्चा, छोटा सा बच्चा रो रहा है, उसके भूख के कारण वो रो रहा है, सांकेतिक भाषा। बोल नहीं सकता तो वो रोएगा, अपनी चीज़ें वो बताएगा, रोते हुए बताएगा, तो सांकेतिक भाषा है कि नहीं? आपके घर के सामने आपने आपका एक घर में पाला हुआ कुत्ता वहाँ पे बैठा हुआ है या रात को सोता है, वहाँ पे किसी को देख के भौंक रहा है, चोर को देख के भौंक रहा है, तो इसका मतलब कुछ उसको अनहोनी सी प्रतीत हुई इसलिए वो रो रहा है या भौंक रहा है। ठीक है, कुत्ते रोते भी हैं भाई। ठीक है, तो ये कुछ अनहोनी होने की निशानी है, यह सांकेतिक भाषा है कि नहीं? तो वैसे ही मौखिक भाषा, लिखित भाषा और गौण रूप में जिसको हम मानते हैं वो है सांकेतिक भाषा। अब आते हैं लिपि के ऊपर। तो पहले हमने जो ये शीर्षक दिया है उसी के बारे में समझते हैं, फिर उसके अंदर तक जाएंगे। लिपि किसको कहेंगे? लिपि हम किसको कहेंगे बताइए?
लिपि का मतलब लिपि का मतलब लिखित भाषा। गलत है, ऐसे नहीं बोलते। हाँ चौधरी बोलिए। सिर्फ चिन्ह को? लिपि मतलब है कि हम मुख से जो ध्वनि निकालते हैं या जो बोलते हैं, जो उच्चारण करते हैं, जब हम उसको लिखित के माध्यम से या लेखनी के माध्यम से प्रकट करने की हमें जब बारी आती है, तब हम जिन चिन्हों का सहारा लेते हैं या जिन चिन्हों के माध्यम से हम उसको लिखते हैं, उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक अक्षरों की लिपि मौजूद है, प्रत्येक भाषा की लिपि मौजूद है। प्रत्येक भाषा में अलग अलग लिपियां हैं जिसको हम लेखनी के माध्यम से प्रकट करते हैं। अगर कोई पूछे कि आप, अभी हमने हिंदी भाषा में यहाँ पे लिखा है, तो इस हिंदी भाषा में जो मैं यहाँ पे प्रकट की हूँ या प्रस्तुत की हूँ, इसको कौन सी लिपि हम कहेंगे? देवनागरी। सही बात। तो हिंदी की लिपि कौन है? देवनागरी। वैसे ही और किसकी लिपि देवनागरी है? संस्कृत की लिपि देवनागरी है। धन्यवाद। चलिए, तो लिपि के बारे में लिखते हैं। मानव मुख से निकलने वाली ध्वनियों को चौधरी बैठो। ठीक है, मानव मुख से निकलने वाली ध्वनियों को हम जिन चिन्हों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं उसे लिपि कहा जाता है। ठीक है? हाँ, अच्छा, व्याकरण किसे कहा जाता है? व्याकरण हम किसे कहेंगे या समझेंगे? बोलिए। व्याकरण हम किसे कहेंगे व समझेंगे? शुभश्री। व्याकरण जिससे हम शुद्ध बोलने, लिखने और समझने का नियमों का ज्ञान, व्याकरण जिसमें शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने का नियमों का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। सही। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं व्याकरण के माध्यम से हमें किसी भी भाषा शास्त्र के शुद्धता का ज्ञान होता है। व्याकरण के माध्यम से हमें किसी भी भाषा शास्त्र के शुद्धता का ज्ञान होता है, जिसमें ये इसी एक वाक्य के अंदर ये भी आता है कि शुद्धता का ज्ञान होना मतलब आप मौखिक रूप से शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हो, शुद्ध रूप से बोलते हो, लिखित रूप में शुद्ध रूप में उसको लिखते भी हो। ठीक है, और उसको एक आपको उसकी
रचनात्मक शब्दावली का आपको ज्ञान हो जाता है, तो कभी कभी पारिभाषिक शब्दावली का भी ज्ञान होता है जब लिखने के रूप में आते हो। ठीक है, तो इसीलिए बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने की जो भाषा होती है वो शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कौन करवाता है? व्याकरण करता है। बैठिए। ठीक है, तो व्याकरण के माध्यम से हमें किसी भी भाषा शास्त्र के शुद्धता का ज्ञान होता है या शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। हिंदी किसे कहेंगे? ये तीन प्रमाणित हुए, आपके भाषा, लिपि, व्याकरण प्रमाणित हो गए। हिंदी हम किसे कहेंगे? हिंदी किसे कहेंगे? आयुष बोलो। और हिंदी कैसे आई? ये तो हमको भी पता है कि भारतीय आर्य परिवार की भाषा है हिंदी। ठीक है, कैसे आई? संस्कृत मतलब वैदिक संस्कृत, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं गया, पहले वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत से हिंदी भाषा आई है। तो वैदिक संस्कृत से होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से होते हुए, सोपान यानी क्रम से होते हुए हिंदी आज पूरे भारत की संपर्क भाषा के रूप में प्रस्तुत हो चुकी है। संपर्क यानी हम जिसके माध्यम संपर्क स्थापन करते हैं, ये लोगों से संपर्क में आते हैं, जिस भाषा के माध्यम से बहुत प्रचलित भाषा के रूप में हिंदी आज मानी तथा जानी जाती है। ठीक है, कैसे? वैदिक संस्कृत से होकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आदि सोपानों से होते हुए हिंदी आज पूरे भारतवर्ष के संपर्क भाषा के रूप में जानी जाती है। मैं सिर्फ इसमें लिखी हूँ भारतीय आर्य परिवार की भाषा, लेकिन आप उसमें ऐड कीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है लिख नहीं पा रही हूँ, आप उसमें लिखिए कि यह वैदिक संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश से होते हुए आज भारत की संपर्क भाषा के रूप में जानी तथा मानी जाती है। ठीक है, ये आप लिखिए।
लिखा। अब एक चीज और, ये तो चारों के हमने विशेषताएं जो परिभाषा हमने लिख दी, ठीक है। एक और चीज, साहित्य किसे हम कहेंगे? ये सब कुछ तो साहित्य में आता है, भाषा, लिपि, व्याकरण तथा हिंदी भाषा, ये चारों ही साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे बताइए साहित्य हम किसे कहेंगे या किसको समझेंगे? आप बताइए। हाँ, वो तो उसका अंग्रेजी हुआ, साहित्य, लिटरेचर। परिभाषा क्या देंगे हम साहित्य की? नहीं पता? ओके, बैठिए। तो प्रत्येक भाषा जो है, प्रत्येक भाषा है, आपको पता है विभिन्न भाषा है। हमारे देश में तो ज़्यादा भाषा का प्रयोग होता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो विभिन्न भाषा भाषियों का देश है। यहाँ पे विभिन्न जाति तथा धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं तथा बहुत से भाषाओं का प्रयोग भी करते हैं। भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, आंचलिक भाषाएं हैं, ठीक है। आंचलिक भाषा अब हम किसको कहते हैं? जैसे मानो कि कुछ कम स्थानों में या यूँ कहे जो ऐसी एक जगह जहाँ पे जिसके जन समुदाय विस्तार रूप में कहीं गए नहीं हो, एक ही जगह पे रह गए हों, वहाँ पे आंचलिक भाषा, किसी एक छोटे से जगह की जो भाषा होती है, जो वहाँ की लोक भाषा होती है, उसको हम आंचलिक भाषा या यूँ लोक भाषा के रूप में माने जाते हैं, ग्रामीण भाषा भी कहते हैं, ठीक है। अब और कुछ भाषा होती है जिसके प्रयोग बहुत से अंचलों में या बहुत से जिलों में, बहुत से कस्बों में की जाती है, जिसके मतलब जो कि थोड़े बहुत प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध किस प्रकार होती है? कि जिस भाषा में जिसका साहित्य हो। साहित्य हम किसे कहेंगे? जिस भाषा के माध्यम से ग्रंथ, उपनिषद, कविताएं, कहानियाँ, लोक कथाएँ, नाटकें आदि लिखी गई हो, ठीक है। जो भाषा बहुत प्रचलित हो चुकी हो, जिस भाषा के माध्यम से लोग बातचीत करते हों या समझना, सुनना तथा लिखना पसंद करते हों, उस भाषा का साहित्य बहुत समृद्ध होता है। अब प्रश्न था कि साहित्य हम किसे मानेंगे? जिस भाषा का शुद्ध रूप हो, जिस भाषा का शास्त्रीय या व्याकरणिक रूप हो, जिसका अपना एक शास्त्र मौजूद हो, ठीक है। जिस भाषा के दौरान, जिस भाषा का अपना एक उपनिषद हो, अपना एक भाषा शास्त्र हो, उसको हम साहित्य मानेंगे। जिसका पठन किया जा सके, जिसको समझा जा सके, उसको हम साहित्य मानेंगे, ठीक है। अब जैसे कि और क्या चीज़ है इस चैप्टर में? आपके भाषा आपने समझा, लिपि, व्याकरण, हिंदी तथा साहित्य यानी लिटरेचर किसे कहेंगे वो भी आप लोगों ने समझ लिया। अब मुझे बताइए, फिर से आरंभ में जाते हैं। भाषा के रूप के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, तो मुझे अब बताइए भाषा के कितने रूप हुए? 2 रूप, मौखिक रूप, लिखित रूप। मौखिक रूप की परिभाषा दीजिए। मौखिक रूप किसे कहेंगे? मौखिक रूप हम किसे कहेंगे? जिससे हम हमारा भाव को बोलकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। जिस माध्यम से हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, साथ में जिन माध्यम से हम दूसरे के भाव को सुनकर समझते हैं या सुनते हैं, उसको हम मौखिक रूप कहते हैं। मतलब बोलना और सुनना, बोलने और सुनने की प्रक्रिया जो है वो मौखिक रूप है, ठीक है। हाँ, लिखित, बैठिए, लिखित मनीषा नायक।
भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के लिखे हुए भाव को पढ़कर ग्रहण करते हैं, तब हम उसको लिखित रूप कहते हैं। उदाहरण के रूप में न्यूज़पेपर पहले से लिखी गई है या प्रिंट होके आई है आपके सामने, आप उसको पढ़कर समझोगे तो वो उसका लिखित रूप ही हुआ। आप अपने पिता को, दूर रहते हो, अपने पिता को पत्र भेजते हो तो वो लिखित रूप हुआ, क्योंकि उसी लिखित पत्र को वो उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि आपके भाव समझेंगे, आपने क्या उसमें प्रकट किया उसको वो समझेंगे। ठीक है, तो वो लिखित रूप हुआ। मौखिक मतलब जब हम किसी को कहेंगे, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आपको अभी समझा रही हूँ, ये मेरा मौखिक रूप है। आप सुनकर उसको समझ रहे हो तो ये भी मौखिक रूप है। हम अभी मौखिक रूप से हम पढ़ाई को हम ध्यान में ले रहे हैं, लेकिन इसको जब आप ग्रहण करते हो, जब जो यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ, आपने उसको देखकर समझा और उसको आपने कॉपी में आपने उसको लिखा, तो ये लिखित रूप हुआ। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है, बैठिए मनीषा। अच्छा, संसार में लगभग कितनी भाषाएं हैं? संसार में, मैं देश में नहीं बोल रही हूँ। तो विश्व में हमारे अनेक भाषाएं हैं, मौजूद हैं, जिसको लोग समझते हैं तथा बोलते हैं और तथा लिखते भी हैं। ठीक है, संसार में लगभग 3000 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? संसार में लगभग 3000 भाषाएं हैं, जिन्हें 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। कितने? 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। इनमें कौन कौन से परिवार आते हैं? इनमें एक आता है भारोपीय, द्राविड़, तिब्बत वर्मी और आग्नेय परिवार प्रमुख है। मुख्य रूप से 4 परिवार है। क्या? भारोपीय, द्राविड़, तिब्बत वर्मी और आग्नेय, 4 परिवार। तब शुरुआत से भाषा किसे कहेंगे? अभी ये भाषा के ऊपर हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, इसको याद रखते हैं, फिर लिपि के तरफ जाते हैं। भाषा में मुख्य रूप से क्या क्या हमको याद रखने हैं पहले देखिए। ठीक है, आप इस तरह समझ जाओगे तो दोबारा आपको बुक पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्य चीजों को याद रखो। भाषा हम किसे कहेंगे? भाव व विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं, मौखिक, लिखित। मौखिक रूप किसे कहेंगे? बोलने तथा सुनने के क्रिया को हम मौखिक रूप कहते हैं, या प्रक्रिया को हम मौखिक रूप कहेंगे। लिखित रूप किसे कहेंगे? लिखित, लिखने और पढ़ने के प्रक्रिया को हम लिखित रूप कहेंगे, भाषा का लिखित रूप कहेंगे। सही है, मौखिक लिखित खत्म। अब विश्व भर में विभिन्न भाषा मौजूद है संसार में, लेकिन हमें कितने भाषा के होने का हमें प्रमाण मिलता है? 3000 भाषा के होने का हमें प्रमाण मिलता है। उनमें से कितने भाषा परिवार है? 12 भाषा परिवार। उनमें से प्रमुख कौन कौन कितने हैं? 4। क्या है वो? भारोपीय, द्रविड़, तिब्बत और वर्मी, चौथा आग्नेय। धन्यवाद। तो विश्व में प्रमुख भाषाएं कौन कौन है? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी, संस्कृत, हिंदी। कितने हैं? कितने हुए? 3, 4, 5, 6, 7 हुए। कितने हुए? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी और जापानी, चीनी, संस्कृत, हिंदी। खत्म। तो भाषा का चैप्टर खत्म। लिपि। लिपि किसे कहते हैं? मानव के मुख से निकलने वाली ध्वनियों को हम जिन चिन्हों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, याद रहे, जिन चिन्हों के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं उसको हम लिपि कहते हैं। लिपि यानी स्क्रिप्ट, लिपि यानी स्क्रिप्ट। लेकिन याद रहे, सभी भाषाओं के लिपि नहीं होते। जितने भाषाएं हैं ना, सब भाषाओं की लिपि नहीं है। कुछ भाषाओं की लिपि भी मौजूद नहीं है, सिर्फ चिन्ह मौजूद है, सिर्फ चिन्ह। ठीक है, वो इतना प्राचीन, वो इतनी प्राचीन भाषा है, उसके सिर्फ चिन्ह ही मौजूद है। अभी तक उसका अक्षर नहीं बना। कुछ अक्षरिक है तो कुछ सांकेतिक है। लिपि भी कुछ अक्षरिक है तो कुछ सांकेतिक है।
तो जिन लिपियों के जिन भाषाओं की लिपि का माध्यम लेते हुए साहित्य की रचना हुई उसका अक्षर मौजूद है तथा वो प्रचलित है, जिनका साहित्य नहीं वो चिन्ह के माध्यम से मौजूद है। ठीक है, अब आते हैं, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, तो देवनागरी लिपि प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित मानी जाती है। विकसित होने का मतलब है वहां से उसकी सृष्टि हुई है। देवनागरी कहाँ से सृष्टि हुई है? ब्राह्मी लिपि से, जो कि प्राचीन रूप है उसका। प्राचीन रूप यानी पुराना रूप। तो प्राचीन ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की सृष्टि हुई है। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि से ही बंगला, गुजराती आदि भाषाओं की लिपि भी विकसित हुई है। तो बंगला और गुजराती की जो लिपि है वो भी कहाँ से आई है? ब्राह्मी से आई है। तो अब आते हैं भाषा के माध्यम से, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, इनकी लिपि, चारों की लिपि देवनागरी। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली देवनागरी लिपि। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि। उर्दू, अरबी, फारसी की फारसी लिपि। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और पोलिसी की रोमन लिपि। सिंधी, फारसी। वेरी गुड। तो किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। जैसे छोटा चेतन, दिस इज माई बुक, ये दो उदाहरण दिए गए हैं कि ये जो बुक है, ये जो किताब है, ये तो किसी भाषा को किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे ये दो बुक है, तो इसमें ऐसा है कि जैसे कि कोई एक ये जो किताब है इसको दूसरे ही किसी भाषा में और दूसरे किसी लिपि में लिखी गई है, जो कि अगर आप बड़े हो जाओ या फिर कभी खरीद कर पढ़ने के मन करे तो पढ़ सकते हो, बहुत प्रचलित है ये किताब। ठीक है, अच्छा, लिपि की विशेषताएं क्या है कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट, ये उसके हिस्ट्री है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं से 8वीं सदी के एक शिलालेख में हुआ है। इस लिपि में प्रत्येक वर्ण के लेखन के लिए अलग अलग सांकेतिक चिन्ह मौजूद हैं। इसी विशिष्टता की इस लिपि में प्रत्येक वर्ण के लेखन इसी विशिष्टता की वजह से देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। क्या कहता है? अगर प्रश्न आया देवनागरी लिपि को और क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक लिपि। नया कुछ चीज है, नई चीज है जो आप 7th क्लास में नहीं पढ़े थे। देवनागरी लिपि को क्या कहा गया है? वैज्ञानिक लिपि भी कहा गया है। सबसे पहले इसका प्रमाण कहाँ से मिला? गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में मिला। शिलालेख किसी का, यानी पर्वतों पे जो खुदाई होती है, शिलालेख में मिला। ठीक है, इस लिपि में मौखिक भाषा को लिपि चिन्हों में प्रकट करने की भरपूर क्षमता मौजूद है। मतलब मौखिक रूप से, मतलब मानो कि मैं जो बोल रही हूँ उसको मैं इसी लिपि के माध्यम से मैं उसको प्रस्तुत कर सकती हूँ लिखित में। ठीक है, तो भरपूर इसमें संकेत मौजूद है जिससे मैं अपने विचारों को प्रकट कर दूं या मेरे अपने भाव को, मेरे अनुभूतियों को मैं प्रकट कर सकूं। ठीक है, अच्छा, व्याकरण अब किसे कहते हैं कि व्याकरण के माध्यम से हमें किसी भी भाषा शास्त्र के शुद्धता का ज्ञान होता है। शुद्धता लिख सकते हो या शुद्ध रूप लिख सकते हो, किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का हमें ज्ञान होता है, वो है व्याकरण। ठीक है, अब भाषा की एक व्यवस्था होती है। भाषा के विभिन्न अंग परस्पर क्या होते हैं? नियमबद्ध रूप में रहते हैं, यानी कि नियम का पालन करते हैं। अच्छा, शुद्ध रूप मतलब हम क्या समझते हैं? व्याकरणिक शुद्ध रूप। किसी भी वाक्य में व्याकरण है कि नहीं हमें कैसे पता लगेगा? अगर वो शुद्ध लगे तो ही। उदाहरण रूप में मैं आपको पूछती हूँ कुछ सवाल, मुझे बताना। मैं लिख सोने जाऊंगा, ये एक वाक्य बोल रही हूं। कोई एक लड़का आया और बोला मैं लिख सोने जाऊंगा, ये शुद्ध रूप है क्या अशुद्ध रूप है? भला क्यों? वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये परस्पर नियमबद्ध रूप से नहीं है, नियमबद्ध रूप से क्रमिक रूप से नहीं है।
इसको मतलब सजाकर लिखा नहीं गया है, इसीलिए ये अशुद्ध रूप है। इसी वाक्य को अगर हम शुद्ध रूप देना चाहें तो कैसे देंगे कि वह बालक बोला वो लिखने के पश्चात सोने चला जाएगा। वो बालक क्या बोला? लिखने के पश्चात सोने चले जाएगा। या फिर यूं भी कर सकते हो, वो बालक बोल रहा है लिखने के बाद मैं सोने चला जाऊंगा, है कि नहीं? तो इसका कुछ मतलब निकलता है कि हम समझ पा रहे हैं वो पहले लिखने बैठेगा, उसके बाद वो सोने चले जाएगा, सोने के लिए जाएगा, क्योंकि उसको आलस आ रही होगी, है कि नहीं? जो भी है, तो ये शुद्ध रूप है। हुआ? अच्छा, अतिथि उनके घर में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरा वाक्य, अतिथि उनके घर में प्रवेश कर चुके हैं। ये शुद्ध रूप है या अशुद्ध रूप है? क्यों भला? अर्थ है। इसका अर्थ समझ में हमको आ रहा है कि उनके घर में, किसी के घर में अतिथि या मतलब मेहमान आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, यानी आ चुके, अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो हमें यह अर्थ समझ में आ रहा है, इसीलिए। और इसके जो वर्ण है या वाक्य शब्द है, ये ढंग से सजा कर रखा गया है, नियमबद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसीलिए उसमें व्याकरण है। शुद्ध रूप होना मतलब व्याकरण का होना। ठीक, समझ गए? ओके। तो हिंदी भाषा क्या है? भारतीय आर्य परिवार की भाषा है हिंदी। ये कहाँ से आई? देवनागरी से, वैदिक संस्कृत से होते हुए पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर जाके हिंदी के रूप में, अपभ्रंश के बाद हिंदी के रूप में पूरे भारत भर में यह संपर्क भाषा के रूप में मानी तथा जाने लगी, या मानी तथा जानी जाती है, या प्रचलित हो चुकी है। ठीक है। अब हिंदी हमारे देश की राजभाषा है और अब इसका विकास अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी हो रहा है। हिंदी हमारे देश की क्या है? राजभाषा है। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, जिस भाषा में सरकारी जो पत्र व्यवहार होते हैं, सरकारी नियम जिसमें लागू होते हैं, वो हिंदी भाषा है। ठीक है, तो यह हिंदी जो है वैदिक संस्कृत से आई है। और एक चीज़ है कि इसको अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका विकास किया जा रहा है। किस प्रकार कि भारत के बाहर भी इसी भाषा में भावों का आदान प्रदान हो रहा है, इसीलिए यह अब वहाँ पे भी प्रचलित होने लगा है। तो भारत में हिंदी का अध्ययन तथा अध्यापन मातृभाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा आदि रूप में हो रहा है। तो हिंदी किसी की मातृभाषा भी है, तो किसी की प्रथम भाषा है, किसी की द्वितीय भाषा भी आदि है के रूप में हो रहा है। ठीक है, हाँ। अच्छा, एक चीज़ बता सकते हो, हमारे यहाँ पर हिंदी कौन सी भाषा में आती है? द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा? मैं पूरे देश भर की बातें नहीं कह रही हूँ, मैं पूरे देश की भाषा के रूप में नहीं कह रही हूँ। उड़ीसा में द्वितीय, पक्का पक्का? हाँ, मुझे तो लग रहा है तृतीय, मुझे लग रहा है तृतीय, क्योंकि पहले मातृभाषा उड़ीसा में उड़िया मातृभाषा, और द्वितीय भाषा अंग्रेजी है शायद, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी एंड संस्कृत। पता, अच्छा, अपने घर में पूछकर पता लगाकर आना, ये आपके लिए होमवर्क है, और मुझे बताना। ठीक है, ये आपके लिए काम है, काम दिया गया, पता लगाना, कारण क्या लगाना, और मुझे आके बोलना।
ठीक है। अब आते हैं हिंदी का क्षेत्र। हिंदी का क्षेत्र क्या क्या है देखिए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया? और कब वो? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत के राजभाषा के रूप में स्थापन किया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों और दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदी शासन और शिक्षा की भाषा है। इन्हीं सारे जगहों पे हिंदी को शासन करने की, मतलब सरकारी का जो दलीलें हैं, ये सरकारी पत्र व्यवहार इन्हीं भाषा में होती है। साथ ही साथ हिंदी की शिक्षा इन सारे स्थानों में भी दी जाती है। अंडमान निकोबार संघ राज्य, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि जगहों में हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है, साथ में शासन का भी माध्यम बनाया गया है। ठीक है। अब बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब की यह संपर्क भाषा है। कहाँ कहाँ की संपर्क भाषा? बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब की संपर्क भाषा है हिंदी। तो दक्षिण के राज्यों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा, जो कि द्रविड़ परिवार की है भाषा है, यह प्रयोग में लाई जाती है। दक्षिण भारत की जो जगह है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल और कर्नाटक में कौन सी भाषा ली जाती है? तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ आदि भाषा को, ये कौन सी किस परिवार में आती है? द्रविड़ परिवार में आती है। ठीक है। इसको प्रयोग में लाई जाती है। पर वहाँ भी हिंदी बहुतायत में बोली और समझी जाती है। बहुतायत मतलब बहुत सी जगहों पे वहाँ पे भी लोग हैं जो हिंदी में वार्तालाप करते हैं तथा अपने भाव को प्रकट करते हैं। हिंदी भारत के बाहर भी अनेक देशों में बोली जाती है, जिनमें वर्मा, श्रीलंका, मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी, मलाया, सूरीनाम तथा दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका प्रमुख है। इन सारे स्थानों में भी हिंदी बहुतायत स्थानों में बोली तथा समझी जाती है। श्रीलंका में तो अवश्य होती होगी, अगर नेपाल में है तो श्रीलंका में भी अवश्य होती होगी, क्योंकि श्रीलंका में हमारा कुछ इतिहास वहाँ पे भी है। ठीक है। इसीलिए वहाँ पे भी हिंदी बोली तथा समझी जाती होगी। अब हिंदी की बोलियाँ आती है। हिंदी की बोलियाँ पश्चिम में कौन सी बोली है हिंदी की? हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और राजस्थानी। पूर्व में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और मैथिली। उत्तर में गढ़वाली और कुमायूनी। दक्षिण में दक्षिणी हिंदी। ठीक है। तो अगर इन्हीं सारे भाषाओं के ऊपर जाएं, ब्रज भाषा, इस ब्रज भाषा में आपकी विनय पत्रिका जो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, और एक है सूर सागर जो सूरदास के द्वारा लिखी गई है, वो ब्रज भाषा में है। ठीक है। अवधि में रामचरितमानस लिखा गया है तुलसीदास द्वारा, तो पद्मावत भी लिखा गया है जायसी के द्वारा। ये ऐतिहासिक घटनावलियों को लेकर बनाया गया है, काव्य ग्रंथ बनाया गया है पद्मावत। खड़ी बोली में कामायनी प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी के, साकेत, मैथिली शरण गुप्त, साकेत का मतलब अयोध्या है। ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त, प्रिय प्रवास हरिओत जी के द्वारा लिखा गया। मैथिली में पदावली है विद्यापति द्वारा। ठीक है। तो अब फिर से याद कीजिए, पश्चिम में कौन सी भाषा है? हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, राजस्थानी। ओके, 5 है। पूर्व में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी। चलो, उत्तर में गढ़वाली, कुमायूनी। दक्षिण में दक्षिणी हिंदी। चलो, अब हिंदी के क्षेत्र में देखना मत, उत्तर देना।
हिंदी को कब भारत के राजभाषा के रूप में स्थापन किया गया? चलो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप में भारत के राजभाषा के तौर पे स्थापन किया गया। सही? ओके। अब मुझे बताइए कि हिंदी को कौन कौन से राज्य में शासन की भाषा तथा शिक्षा की भाषा के रूप में लिया गया है? बोलिए जल्दी, अरे बोलो। हरियाणा है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार संघ राज्य, दिल्ली, और कौन सा बचा? गुजरात, उत्तराखंड, हाँ गुजरात नहीं, आदि राज्यों में इसको हिंदी का शासन और शिक्षा की भाषा के रूप में लिया गया। सही बात। अब कौन सी जगह पे संपर्क भाषा के तौर पे लिया गया? बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब में संपर्क भाषा के तौर पे लिया गया। सही बात। अच्छा, दक्षिणी भारत की भाषा क्या है? दक्षिणी भारत में कौन सी भाषा प्रयोग होता है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, 4 भाषा, ये याद रहे। ठीक है, ओके। हिंदी भाषा कहाँ से आई है? वैदिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश से होते हुए हिंदी आई है और आने के बाद वह भारत की संपर्क भाषा के तौर पर मानी जाती है या व्यवहृत होती है। ठीक है, अब आते हैं ये 4 तो 3 खत्म, हिंदी पे आते हैं। तो हिंदी लिटरेचर अब क्या है कि प्रत्येक भाषा में ज्ञान के भिन्न भिन्न विषयों का भंडार है। यानी सभी भाषा में क्रमगत रूप से अगर देखा जाए साहित्य मौजूद है। उसके साहित्य मतलब कविता, कहानी, ग्रंथ, उपनिषद, निबंध, कथाएं, ये सारी चीज़ें, उपन्यास आदि चीज़ें मौजूद है। विद्वानों के अनुसार साहित्य ज्ञान का संचित कोश है। इनके अंतर्गत युगों से प्राप्त ज्ञान को एकत्रित किया जा रहा है, इसलिए भाषा के विस्तृत ज्ञान को साहित्य कहा जाता है। भाषा के विस्तृत ज्ञान को साहित्य कहा जाता है। हिंदी साहित्य संसार में विशिष्ट स्थान है। 10वीं से 11वीं शताब्दी से लेकर आधुनिक शताब्दी तक साहित्य की सुदीर्घ परंपरा रही है। और एक चीज पता है आपके, साहित्य को, हिंदी साहित्य को 4 युग में बांटा जाता है। ठीक है, और वो 4 युग क्या क्या है? कहने का मतलब है कि बहुत पहले से ही उपनिषद ग्रंथ या कविताएं लिखी जाती है, शास्त्र भी लिखे जाते हैं, व्याकरणिक शास्त्र भी लिखे जाते हैं, भाषा शास्त्र भी लिखे जाते हैं। उसी लिखावट को देखते हुए जो साहित्यविद हैं उन्होंने 4 कालों में इसको बांट दिया। ठीक है, पहले आता है आदिकाल यानी आरंभिक काल, जिसको कहा आदिकाल में साहित्य का आरंभिक रूप जो है उसमें रखा गया है या लिखा गया है। ठीक है, फिर आता है भक्ति काल। भक्ति काल में क्या हुआ? जितनी भी भक्तिपूत रचनाएं हुई भगवान राम के ऊपर, ठीक है, भगवान कृष्ण के ऊपर या राधा कृष्ण के ऊपर जितनी भी हुई, या संत कवियों की जो लिखावट है, कबीर के दोहे ले लो, रहीम के दोहे ले लो, या मीराबाई के पद ले लो, रैदास के पद ले लो, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके आ जाती है भक्ति काल के अंदर। फिर आती है आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल। तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल में जो तीसरी रीतिकाल जो है उसमें क्या क्या, उसमें रस या व्याकरणिक तौर पे लेखक और कवि जो हुए वो व्याकरण यानी शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने क्या किया, भाषा शास्त्र को लिखा।
व्याकरणिक शास्त्र को लिखा, साथ में बहुत सारे श्रृंगारिक कविताओं की उन्होंने रचना कर दी। उसमें तो ऐसे भी रचना बने कि देखो, जैसे कि मानो कि उस समय लगभग मुगलों का शासन चल रहा था, तो मुगलों का उत्थान पतन और क्रमशः उनका ह्रास जो है वो रीतिकाल के अंतर्गत ही हुआ। ठीक है, तो उस समय में मान लो कि आपको जैसे पता है इतिहास में क्या होता था, राजाओं की मनोरंजन के लिए राजा अपने दरबार में कवियों को रखते थे, तो उनके मनोरंजन के लिए कविगण क्या करते थे, तत्काल रूप में ही वो कविताओं की रचना करते थे, जिससे राजा का मनोरंजन हो सके। पहली चीज, राजा का मन परिवर्तन हो सके, राजा को अपने कार्यक्षेत्र में प्रेरणा मिल सके। इस तरह की चीज़ों की से संबंधित वो कविता तत्कालीन रूप में बनाते थे, राजा को सुनाते थे, जिससे राजा भी प्रसन्न हो जाता था और उनको स्वर्ण मुद्राएं वगैरह सब देता था, जिस वजह से ही ये उनकी वृत्ति थी। और इस वृत्ति के चलते वो दरबार में वो रहा करते थे, तो राजमहल में वो अपने परिवार के सहित वो कविगण जो है, जो राजकवि होते थे, वो रहते थे। ठीक है, जैसे अकबर के समय में कौन थे, तानसेन थे अकबर के समय में, जो कि और एक भी हुए, रहीम भी तो अकबर के संबंधी में आते हैं। तो ये अपने सम्राटों को प्रसन्न करने के लिए वहीं पे तत्कालीन रूप में वहीं पे कविताओं का वर्णन करते थे, कविता रचना कर डालते थे। मतलब उनके कविताओं में इतनी जान होती थी कि अगर वो कोई भी ऐसे पद बोल ले तो बिन मौसम बारिश हो जाती थी, मोर नाच उठता था। उनके सुर और तान में इतनी शक्ति मौजूद थी। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो रीतिकाल में लिखी गई, जो आज भी मौजूद है, उसको रखी गई है, उसको बड़ी अच्छे से उसको रखा गया है उस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद रीतिकाल के बाद आता है आधुनिक काल, जो आपका ये काल है। आधुनिक काल का अभी तक अंत नहीं आया। आधुनिक काल मतलब ये है, इसी काल को आप आधुनिक काल हम कहते हैं। आधुनिक काल में क्या हुआ, नई कविता लिखी गई, आज के समाज के ऊपर, आज के घटनावलियों के ऊपर, आज के मतलब विचारों के ऊपर, लोक व्यवहार के ऊपर रचना आदि की गई है, वो आधुनिक काल में हुई। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का जो भंडार है उसी को हम साहित्य कहते हैं, हिंदी का साहित्य कहते हैं। हिंदी साहित्य हम इसी को कहते हैं, या हिंदी साहित्य का इतिहास हम कहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पे कहा गया है हिंदी का जो साहित्य वो विस्तृत रूप से वो मौजूद है। आई बात समझ में? चलिए, तो इस चैप्टर के ऊपर जितना ज्ञान आप ले सकते थे उतना आपको दिया जा चुका है। ठीक है, और लास्ट में आता है आपका, जो अंत में आते हैं, ये आपको जानने की बारी है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। ठीक है, अच्छा, 22 भाषाएं क्या क्या है? असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी करके 22 भाषाओं को संविधान के रूप से मान्यता मिली है कि इन्हीं भाषाओं में व्यवहार, पत्र व्यवहार, रचना व्यवहार आदि हो सकती है। अब मानक हिंदी क्या है, किसे कहेंगे मानक हिंदी? विशाल भूभाग की भाषा होने के कारण, मतलब विशाल भूभाग की भाषा मतलब ये पूरा देश इतना बड़ा है, इस देश की भाषा होने के कारण हिंदी के स्वरूप में विविधता का आना स्वाभाविक है। मतलब हिंदी भी विभिन्न रूप में प्रस्तुत होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रूप में प्रस्तुत होती है, विभिन्न रूप से हिंदी प्रस्तुत होती है। भाषा में एक रूपता एवं अनुशासन लाने के लिए उसके मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं कि आवश्यकता होती है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय भारत सरकार ने देवनागरी लिपि के स्वरूप का मानकीकरण इस प्रकार किया है। स्वर में स्वर और कुछ व्यंजनों की परिवर्तित मानक रूप हैं। यहाँ पे वर्तनी में परिवर्तन आया है, मात्राओं का सही स्थान आया है, पंचवर्ण बिंदु से दर्शाया जा चुका है। तो जैसे अगर आपको मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो क्या है ये चीज़ें, देखिए हर भाषा चाहे वो हिंदी, यहाँ पे हिंदी लिखी गई है, अब मैं आपको आपकी मातृभाषा के ऊपर कहती हूँ। आपकी मातृभाषा क्या है? उड़िया है। लेकिन एक बात बोलो, हर जिला में एक ही तरह की उड़िया बोली जाती है क्या? नहीं। आप अभी भुवनेश्वर में हो,
आप यहीं से थोड़े खोर्धा की तरफ चले जाओ, यही इसी भुवनेश्वर का डिस्ट्रिक्ट है खोर्धा। आप थोड़ा खोर्धा की तरफ चले जाओगे, वहाँ पे बोलने के तरीकों में बदलाव आपको नज़र में आएंगी, है कि नहीं? तरीके बदल जाती हैं वहाँ पे। आप वही उड़िया आप कटक की तरफ चले जाओ, वहाँ पे थोड़ी अलग नज़र आती है। फिर उसके बगल में जाजपुर चले जाओ, केंद्रापड़ा चले जाओ, कहीं और जिला पे चले जाओ, आपको अलग अलग सुनाई देंगी, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी उड़िया को भी ले लो, एक आप जिला पार करते हो, वहाँ पे तरीके बदल जाते हैं, बोलने के सलीके बदल जाते हैं। वैसे ही हिंदी में भी बहुत विविधता आ गई। हिंदी भाषा एक है, लेकिन तरीकों में, सलीकों में ऐसा भला क्यों हुआ? कोई प्रश्न आया है? जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, पहले वैदिक संस्कृत था। यहाँ पे जितने लोग थे संस्कृत में वार्तालाप करते थे या बात करते थे। फिर कुछ वर्षों उपरांत मुगल आए। मुगलों के आने के साथ साथ उर्दू और फारसी भी हमारे देश में आई। हाँ, आई कि नहीं? तो वो भी प्रचलित होने लगा। तो जब हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, इन सभी भाषाओं का मिलावट हो गया, तो कुछ उर्दू के शब्द हिंदी में आ गए, हिंदी के कुछ शब्द या संस्कृत के शब्द जाके मिल गए उर्दू के साथ। मतलब बातचीत के दौरान हम, बहुत बार ऐसा होता है हम बातचीत करते हैं लेकिन हमको लगता है हम हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो कि हम उर्दू के शब्द होते हैं या फारसी के शब्द होते हैं जिसका हम प्रयोग कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि बाल्टी, बाल्टी वाला जो शब्द है ये हिंदी के नहीं है, हिंदी के नहीं है। खाता हिंदी नहीं है, खाता हिंदी नहीं है, ठीक है? और कितने कुछ है। अच्छा, पुस्तक हिंदी है क्या? पुस्तक हिंदी है? पुस्तक हिंदी है? तत्सम और तद्भव शब्द तो पढ़ चुके हो, कुछ याद आ रहा है? पुस्तक हिंदी है? याद करके आओ, ये पिछले साल आपको पढ़ाया गया है। बहुत से भाषाएं, बहुत से शब्द हैं जो हिंदी के ना होते हुए भी हिंदी में मौजूद है और हम उसको बातचीत के दौरान हम उसको कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। हाँ, इस्तीफा, इस्तीफा उर्दू है? खुशबू, बदबू। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं हम जिसका प्रयोग करते हैं लेकिन वो हिंदी के नहीं है। तो हिंदी में फिर कैसे आके मिल गए? बातचीत करते हुए क्या हुआ, लोग जब संपर्क भाषा के तौर पे उसको संपर्क करने लगे, एक दूसरे से भाषा को बातचीत करने लगे, तब क्रमशः वो क्या हुआ, शब्दों में मिलावट रूप आ गई। तो इसीलिए कोई भी भाषा आज भी शुद्ध रूप से प्रस्तुत नहीं होती। अगर शुद्ध रूप में कुछ लिखी जाती है तो सिर्फ वो पहले के समय की रचनाएं जो शुद्ध रूप में लिखी जाती है। आधुनिक काल में भी जो रचना की गई, जो साहित्य लिखा गया, उसमें भी जो हिंदी में लिखी गई है, उसमें भी बहुत से जगहों पर हिंदी की जो कहानियां हैं उसमें भी उर्दू के शब्द, उसमें उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो शुद्ध रूप को हम मानक रूप या मानक भाषा कहते हैं, शुद्ध रूप को। आई बात समझ में?